लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख द एंड ऑफ नाटो इज कमिंग एंड दैट्स नॉट डिजास्टर में एक चौंकाने वाली लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाली दलील पेश की गई है। लेख की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयानों से होती है। ट्रंप पहले ग्रीनलैंड को खरीदने, जरूरत पड़ी तो बलपूर्वक लेने और टैरिफ लगाने तक की बात कह चुके थे। हालांकि अब उन्होंने पीछे हटते हुए किसी फ्रेमवर्क समझौते की बात कही है। लेकिन लेख मानता है कि असली संकट टला नहीं है। वजह साफ है, पहली बार नाटो का सबसे बड़ा संरक्षक देश खुद अपने ही सहयोगी देश को धमका रहा है। लेख का केंद्रीय तर्क ये है कि नाटो, जैसा हम पिछले 75 वर्षों से जानते आए हैं, अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन लेखक के मुताबिक ये कोई तबाही नहीं, बल्कि यूरोप के लिए एक अवसर भी हो सकता है। दशकों से यूरोप ने अपनी सुरक्षा अमेरिका के भरोसे छोड़ रखी थी। ट्रंप के बयानों और रुख ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब यूरोप की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं मानता और आर्टिकल 5 जैसे सामूहिक रक्षा के वादे भी अनिश्चित हो गए हैं। लेख बताता है कि ट्रंप का रवैया कोई अस्थायी सनक नहीं, बल्कि अमेरिका फर्स्ट सोच का हिस्सा है, जो एमएजीए आंदोलन में गहराई से जड़ जमा चुकी है। यहां तक कि भविष्य में अगर कोई राष्ट्रपति आए, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट, तब भी अमेरिका का ध्यान चीन और एशिया पर ही रहेगा। यानी यूरोप को लंबे समय में अमेरिका पर निर्भर रहना ही सबसे बड़ा जोखिम है। इस पृष्ठभूमि में लेख यूरोप की प्रतिक्रिया को अहम मानता है। ग्रीनलैंड विवाद के बाद यूरोपीय संसद ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को रोक दिया। जवाबी टैरिफ पर चर्चा हुई और आर्थिक दबाव के औजारों पर भी विचार किया गया। ये संकेत है कि यूरोप अब सिर्फ नाराज नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर होने की सोच रहा है। लेख जोर देकर कहता है कि संसाधनों की कमी यूरोप की समस्या नहीं है। आबादी, जीडीपी, तकनीक और रक्षा उद्योग, हर पैमाने पर यूरोप रूस से कहीं ज्यादा मजबूत है। नाटो के यूरोपीय सदस्य पहले ही रक्षा बजट बढ़ा चुके हैं और सामूहिक सैन्य खर्च रूस से 4 गुना अधिक है। असली कमी राजनीतिक इच्छा शक्ति की है। अंत में लेख साफ शब्दों में कहता है, यूरोप के सामने अब दो ही रास्ते हैं। या तो अमेरिका पर निर्भर एक असुरक्षित जूनियर पार्टनर बना रहे, या फिर मिलकर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाए। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नाटो का अंत किसी युग का पतन नहीं, बल्कि यूरोप के परिपक्व होने की शुरुआत भी हो सकता है। लेट्स माइक आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन टोडलर्स एंड स्क्रीन्स, मोर रीजंस टू बी फियरफुल ऑफ बिग टेक, इसमें छोटे बच्चों और स्क्रीन के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर गहरी चिंता जताई गई है। लेख की शुरुआत में साफ कहा गया है कि ब्रिटेन में पहली बार सरकार जो गाइडलाइन लाने जा रही है, जिसमें टॉडलर्स और छोटे बच्चों के स्मार्टफोन, टैबलेट और स्क्रीन इस्तेमाल पर दिशा निर्देश होंगे, वो बहुत देर से आ रही है। वजह यह है कि डिजिटल तकनीक को बिना सोचे समझे बच्चों के हाथों में दे दिया गया, जबकि ये उम्र इसके लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। संपादकीय एक सरकारी अध्ययन का हवाला देता है, जिसने पाया गया कि ब्रिटेन में 98% 2 साल के बच्चे रोज 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखते हैं। जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा था, उनकी शब्दावली कम पाई गई और उनमें भावनात्मक व व्यवहारिक समस्याएं भी ज्यादा दिखीं। लेख ये भी स्पष्ट करता है, ये सीधा कारण परिणाम साबित नहीं करता, लेकिन संकेत बेहद चिंताजनक हैं। इसी चिंता को आगे बढ़ाते हुए एक चैरिटी सर्वे का जिक्र किया गया है, जिसमें प्राथमिक स्कूल शिक्षकों ने बताया कि 37% 4 साल के ऐसे बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं जिन्हें कपड़े पहनने या ठीक से खाना खाने जैसी बुनियादी जीवन कौशल नहीं आते। शिक्षक मानते हैं इसके पीछे कई वजह हैं। महंगाई,
शुरुआती शिक्षा सेवाओं में कटौती, लेकिन स्क्रीन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। द गार्जियन का कहना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन बिल्कुल ना इस्तेमाल करने की सलाह देता है। भले ही ज्यादातर माता-पिता इसे पूरी तरह ना माने, लेकिन सरकार को कम से कम सतर्कता का मजबूत संदेश देना चाहिए। ये समझाते हुए कि शुरुआती उम्र में भाषा, संवाद और भावनात्मक विकास क्यों जरूरी है। लेख मौजूदा राजनीतिक बहस को भी संदर्भ में रखता है। हालिया एआई न्यूडिफिकेशन विवाद के बाद सोशल मीडिया पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी की मांग तेज हुई है। द गार्जियन मानता है सख्त नियम जरूरी हैं, क्योंकि उम्र सत्यापन और बच्चों के लिए नशे जैसी लत पैदा करने वाले फीचर कभी नहीं होने चाहिए थे। लेकिन संपादकीय चेतावनी भी देता है कि जल्दबाजी में अलग अलग मुद्दों को मिलाया न जाए। टॉडलर्स और प्री स्कूल बच्चों के लिए सवाल ये है कि स्क्रीन उनकी जिंदगी से किताबें, खिलौने और खेल कैसे छीन रही हैं। अंत में लेख का साफ संदेश है, छोटे बच्चों पर स्क्रीन के खतरे को गंभीरता से लेना होगा और साथ ही बड़ी टेक कंपनियों पर लोकतांत्रिक निगरानी तेज करनी ही होगी। अल जजीरा में प्रकाशित लेख मेकिंग सेंस ऑफ बांग्लादेश हार्डी इफेक्ट शेपिंग द वोट, इसमें बांग्लादेश की राजनीति में उभरे एक असाधारण घटनाक्रम को समझाने की कोशिश की गई है। लेखक ने हादी प्रभाव नाम दिया है। लेख की शुरुआत इसी सवाल से होती है कि आमतौर पर शहादत की स्मृति समय के साथ धुंधली पड़ जाती है, लेकिन शरीफ उस्मान हादी के साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जबकि देश निर्णायक राष्ट्रीय चुनावों की ओर बढ़ रहा है। लेख बताता है कि बांग्लादेश ने पहले भी शहीद देखे हैं। जुलाई 2024 के जन-उभार में मारे गए अबू सईद की तस्वीरें आज भी दीवारों और किताबों में मौजूद हैं, लेकिन उनका शोक अब निजी दायरे तक सिमट गया है। फर्क ये है, सईद की शहादत ने एक राजनीतिक नतीजा दिया, शेख हसीना की सत्ता का पतन। उसका अध्याय पूरा हो गया। हादी की मौत का अध्याय पूरा नहीं हुआ है, यही वजह है उसका शोक थमता नहीं है। लेख समझाता है, हादी सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक टकराव का प्रतीक बन चुके थे। साधारण कदकाठी, ग्रामीण लहजे की बंगला, इस्लामी आस्था और निचले मध्य वर्ग की पृष्ठभूमि। हादी उस बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करते थे जिसे लंबे समय से शहरी अभिजात्य और तथाकथित सेक्युलर सांस्कृतिक ढांचे में हाशिए पर रखा गया था। टीवी बहसों और सोशल मीडिया पर उन्होंने सीधे सीधे उस मीडिया और बौद्धिक वर्ग को चुनौती दी जिस पर शेख हसीना के दौर में सत्ता समर्थक होने का आरोप लगा। लेख का तर्क है, अवामी लीग ने दशकों में संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रवाद पर लगभग एकाधिकार कायम कर लिया था, जहां मुक्ति संग्राम और शेख मुजीब की विरासत को आलोचना से परे पवित्रता में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में धार्मिक रूप से मध्यमार्गी मुस्लिम बहुसंख्यक खुद को उस राष्ट्रीय कथा में पहचान नहीं पा रहे थे। 2024 के बाद मूर्तियों और प्रतीकों को गिराया जाना इसी दबे हुए असंतोष का विस्फोट था। हादी ने इस सांस्कृतिक असंतोष को आवाज दी और फिर इसे राजनीति से जोड़ दिया। इनकिलाब कल्चरल सेंटर की स्थापना और बिना किसी बड़े दल के ढांचे के चुनाव लड़ने का फैसला, ये सब उन्हें ईमानदार विकल्प के रूप में पेश करता है। लेख बताता है कि लोग हादी में सत्ता से टकराने का साहस और भ्रष्टाचार से दूरी देखते थे। इसी अधूरे संघर्ष की वजह से उनकी हत्या ने गहरा खालीपन पैदा किया है। लेख के मुताबिक शोक भले समय के साथ कम हो जाए, लेकिन जो सवाल हादी छोड़ गए हैं, सांस्कृतिक पहचान, सत्ता की जवाबदेही और अभिजात्य वर्चस्व की चुनौती, वो अभी भी जीवित है। यही हादी प्रभाव है जो बांग्लादेश की राजनीति और आने वाले चुनावों को आकार दे रहा है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,